मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में 1998 बैच के आईपीएस पीयूष मोडिया ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीधा रिजर्व पुलिस लाइन के त्रिवेणी सभागार में अधिकारियों के संग बैठक की और तत्पश्चात उन्होंने पत्रकारों के संग संवाद किया और पत्रकारों से शहर के बारे में जानकारी प्राप्त किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकताएं हमारे डीजीपी साहब की प्राथमिकता है जीरो टॉलरेंस टू क्राइम, किसी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा पीड़ितों की एफआईआर दर्ज करना और उनको किसी प्रकार की समस्या होती है उसका निस्तारण करना, इस तरह की सभी कमियों को दूर करने की चेष्टा करेंगे। जनपद में पुलिसिंग की व्यवस्था बेहतर है और इसे और बेहतर बनाने में हम सब मिलकर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारी प्राथमिकताओं में सर्वप्रथम जो हमारे डीजीपी साहब की प्रथम प्राथमिकता है ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम, किसी भी प्रकार के अपराध में को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। और जैसा आप लोगों ने कहा, जहाँ कहीं प्रक्रियात्मक सुधारों की आवश्यकता है, यदि एफआईआर दर्ज करने में व्यक्ति को परेशानी होती है, उसके समय से निस्तारण में देरी होती है, उन सब कमियों को दूर करने की चेष्टा करेंगे। इस जनपद में पुलिसिंग अच्छी है, बड़ी अच्छी टीम है और हम सब मिलकर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास। संगम नगरी प्रयागराज में पीडीए के द्वारा लगातार अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृत बने भवनों पर लगातार कार्रवाई जारी है, जहां पहली कार्रवाई जोनल अधिकारी के आदेश पर डा मोहम्मद जीशानुल हक द्वारा आराजी संख्या 505, 506, 507, 508 व 510 मौजा देवघाट तहसील सदर प्रयागराज पर लगभग 1 बीघे के क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। तो दूसरी कार्रवाई खालिद जफर व अन्य द्वारा मौजा देवघाट तहसील सदर प्रयागराज पर लगभग 2 बीघे के क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं तीसरी कार्रवाई शहर के बीचों बीच शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में डा मोहम्मद जीशानुल हक द्वारा मौजा शाहगंज परगना व तहसील सदर प्रयागराज पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्मित व्यावसायिक भवन रीगल प्लाजा के भूतल को सील किया गया। वहीं पीडीए की बड़ी कार्रवाई आज प्रयागराज में देखने को मिली है, तो पीडीए के द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु संबंधित थाने में तहरीर भी दी जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। पवित्र सावन मास के पहले दिन आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज के श्रीमनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने और पूजा अर्चना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर में जुटने लगे थे। यमुना नदी के किनारे श्रीमनकामेश्वर मंदिर स्थित है, जहां पर भगवान शिव अपने विविध रूपों में विराजमान हैं। मान्यता है कि यहां दर्शन पूजन जलाभिषेक करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। साल भर यहाँ पर शिव के दर्शन पूजन को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन सावन मास में तो यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ती है। शहर ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी भारी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक को आते हैं। इस वर्ष भी सावन के पहले दिन श्रीमनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र आदि लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने और पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं और भक्त अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन पूजन करा के सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। यह मंदिर प्रयागराज के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसी मान्यता है। वही भक्तों का कहना है कि भगवान श्री राम वनवास जाते वक्त प्रभु राम ने भी यहाँ शिव का पूजन और जलाभिषेक कर अपने मार्ग में आने वाली तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करने की कामना की थी। तो इससे जुड़ी बहुत सारी खास मान्यताएं हैं। उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध मान्यता ये है कि खुद स्वयं भगवान राम ने माता सीता की पूजा करने के लिए इस यहाँ पे मनोकामेश्वर मंदिर की स्थापना की थी और ये बहुत प्राचीन मंदिर है।
और यहाँ पे जो भी भक्तगण श्रद्धा के साथ आते हैं और श्रद्धा के साथ सच्चे मन से भगवान शिव पे जल अर्पित करते हैं और पूजन याचना करते हैं, उनकी श्री मनकामेश्वर भगवान महादेव उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उन पे सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और सावन की इस खास महीने में तो भगवान यहाँ पे काफ़ी भक्तों का भीड़ लगता है और भगवान की जो भी पूजा यहाँ आके सच्चे मन से करता है, भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। हाँ, पूजा करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो आज सावन का पहला दिन है, इसलिए आपको इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। बाकी पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे पूजा करने आ रहे हैं, तो हमारा उत्साह तो वही है जैसा पहले दिन हम आए थे वैसा था। हाँ, बट आज का भीड़ देख के, लोगों का उत्साह देख के हमें और ज़्यादा खुशी हो रही है कि हाँ, यहाँ पे इतने श्रद्धालु आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक विश्वास है कि हाँ, भगवान शिव हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। इसी खुशी के साथ और भी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सुथरा है, हर जगह सफाई है। पूजा करने के बाद जहाँ भी फूल बेलपत्र गिरा है, सब लोग उसको इकट्ठा कर रहे हैं, एक पास कर रहे हैं और इसी खुशी के साथ आज सावन का पहला दिन सब लोग मना रहे हैं। हर हर महादेव। क्या नाम है? मेरा नाम काजल है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने प्रयागराज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) नैनी में आयोजित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। STF प्रयागराज यूनिट टीम ने इस मामले में संस्थान के प्रिंसिपल, परीक्षा प्रभारी, प्रशिक्षकों और सॉल्वर सहित कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। जांच में सामने आया है कि असली परीक्षार्थियों की जगह सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलाई जा रही थी। आरोपियों द्वारा अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का खेल संचालित किया जा रहा था। STF प्रयागराज टीम की कार्रवाई के दौरान 5,10,000 रुपये नकदी, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन, परीक्षा से संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में ये भी पता चला है कि संगठित तरीके से सॉल्वर गैंग परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचा रहा था। STF प्रयागराज ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस संबंध में नैनी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जौहर ट्रस्ट की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज, कहा फिलहाल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को रामपुर स्थित मौलाना अली जौहर ट्रस्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को ध्वस्त करने संबंधी नोटिस को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि मामले में मंडलायुक्त पहले ही अंतरिम राहत दे चुके हैं, इसलिए फिलहाल न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि मुरादाबाद मंडलायुक्त के समक्ष दायर अपील पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए विश्वविद्यालय के भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी गई है। इस अंतरिम आदेश का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। गौरतलब है कि मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा स्थापित जौहर यूनिवर्सिटी को अंतरिम राहत देते हुए परिसर के 38 भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर अंतिम सुनवाई तक रोक लगा दी थी। इससे पहले 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण (RTA) ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 40 में से 38 भवनों को 15 दिन के भीतर गिराने का निर्देश दिया था। प्राधिकरण का आरोप है कि इन भवनों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के बिना किया गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत जारी किया गया था, जिसकी समय सीमा 30 जुलाई को समाप्त हो रही है। ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में विश्वविद्यालय के छात्र धरने पर बैठे थे। हालांकि मंडलायुक्त के अंतरिम स्थगन आदेश के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को मंडलायुक्त की अदालत में होगी। याचिका में कहा गया था कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में 1205 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और 162 कर्मचारी कार्यरत हैं। यदि भवनों को ध्वस्त किया जाता है तो विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, जबकि शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की आजीविका भी प्रभावित होगी। इस मामले में राज्य सरकार, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर, रामपुर विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत रामपुर के अपर मुख्य अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत सैदनगर को प्रतिवादी बनाया गया था।
हालांकि अपीलीय अदालत से अंतरिम राहत मिलने के बाद ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में लंबित अपनी याचिका वापस ले ली। मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के आदेश पर 27 जुलाई 2026 को अंतरिम रोक लगा दी है। ये कार्रवाई रामपुर विकास प्राधिकरण (RTA) द्वारा मानचित्र पास न होने के कारण प्रस्तावित थी। संगम नगरी प्रयागराज में यातायात पुलिस लगातार नियम कानून का पालन करने के लिए कोशिश कर रही है और सावन के महीने में मनकामेश्वर मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों की भारी भीड़ होती है। ऐसे में पुराने पुल के समीप ही रिक्शा चालकों के कारण जाम की समस्या हो रही है। बता दें, पुराने पुल पर बैटरी रिक्शा के गलत साइड से आने की वजह से लंबी लाइन लग रही है, जिससे 2 पहिए वाहन का आना जाना मुश्किल हो गया है। आए दिन ऐसे हालत देखने को मिल रहे हैं और जब मंदिर की ओर श्रद्धालु की भीड़ जाएगी, ऐसे में बड़ी जाम की समस्या उत्पन्न होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।